नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। क्यों मुकुल? बिल्कुल, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। यानी बात करेंगे अगले एक घंटे के दौरान उन तमाम खबरों की जो कि आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। तो नया सवेरा में आज एक घंटे जिन प्रमुख खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर, उससे आपको कराएंगे रूबरू और साथ ही साथ प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें कुछ अलग अंदाज के साथ प्रकाशित है। आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे और खेल जगत में भी आपको लेकर के चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। ना सिर्फ जब हम देश के आर्थिक विकास को देखते हैं, उड़ान भरता हुआ विकास नजर आ रहा है, आज उसकी तस्वीर किस तरीके से नजर आएगी, साथ ही बात करेंगे जब खासतौर से आईपीएल को लेकर भी। इसके अलावा भी कई और खबरें रहेंगी क्योंकि चुनावी जंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में क्या कुछ खास, तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया संकट की उभरती स्थिति पर बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर बनाया एक्शन प्लान। कहा, टीम इंडिया के रूप में करेंगे स्थिति का सफलतापूर्वक मुकाबला। राज्यों ने भी पीएम के नेतृत्व को सराहा। उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। पीएम ने कहा, व्यापार और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। चुनावी मैदान में आज अमित शाह करेंगे डबल अटैक। कोलकाता में टीएमसी पर चार्जशीट फाइल करने के बाद गुवाहाटी में होगा शक्ति प्रदर्शन। टीएमसी और कांग्रेस का फिलहाल जमीनी स्तर पर कैंपेन। सऊदी अरब में सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल। तो वहीं ट्रंप ने कहा, ईरान को खोलना ही होगा हॉर्मुज़ डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है ईरान। और आज से शुरू होगा आईपीएल का 19वां सीजन। पहले मुकाबले में बेंगलुरु में मौजूदा चैंपियन आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती। तो अलग अलग मोर्चे पर कई जंग जो हैं वो नजर आती हैं, लेकिन खासतौर से पश्चिम एशिया की अगर पहले बात की जाए तो यहाँ तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका, ईरान और इजराइल की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन संघर्ष रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस बीच ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में और बढ़ता जा रहा है। भारत पर इसका असर कम किया जा सके, इसके लिए मोदी सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। इन सब के बीच आप बता दें, कल प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और ताज़ा हालात से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार भी किया गया। और इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक का क्या कुछ सार निकला है वो आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक निपट लेगा। कोविड संकट में मिली सफलता का उदाहरण भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उन्होंने कहा कि सामूहिकता के साथ ही इन तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा। आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र पर भी उन्होंने जोर दिया और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ये तमाम प्राथमिकताएं हैं और एक्शन प्लान तैयार करते हुए नागरिकों के हितों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल, इस एक्शन प्लान में बताया गया कि कैसे उद्योग और सप्लाई चेन जो है उसको हमें मजबूत करना होगा। अलग अलग राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें प्रमुख यही, कैसे जमाखोरी और मुनाफाखोरी जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी तक हमने देखा भी है कैसे लगातार एक्शन इस पे हुआ है और साथ ही कंट्रोल रूम जो हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय रहे, यानी 24/7 जो कार्रवाई है वो रहे और वर्कों का जो भंडारण है वो रखा जाए। ये अलग अलग राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही उर्वरक वितरण की निगरानी भी की जाए, यानी वहां पर किसी तरह की व्यवस्था ना हो। और साथ ही कृषि और ऊर्जा पर जो फोकस एक नजर आता है इस एक्शन प्लान में, उसमें यही है कि कृषि में भी तैयारी जो है उस पर और ज्यादा फोकस करना होगा। सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल को बढ़ावा देना होगा, यानी वैकल्पिक स्रोत जो हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी जोर दिया गया। पीएमसी की इस बैठक में जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है, वहीं सीमावर्ती और तटीय राज्यों के लिए एक विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। नौवहन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखना है। समुद्री आपूर्ति से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ जो गलत सूचनाएं हैं उसको लेकर के भी चेतावनी, यानी कि अफवाहों और फेक न्यूज से सावधान रहने की बात कही गई। सही और विश्वसनीय जानकारी फैलाने पर जोर दिया जाए। सभी राज्यों के द्वारा ये बात भी इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के माध्यम से कही गई। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी, ये राहत के तमाम कदम हैं जो भारत की तरफ से उठाए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन 50% से बढ़कर अब 70% हो गया है। और इस दौरान इस जो बैठक हुई इसमें मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार को सराहा गया है जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया में शामिल है कि सप्लाई चेन स्थिर बनी हुई है और इसे और भी बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्रियों ने सराहा भी है। तो अलग अलग मोर्चे पर अगर देखा जाए इस बैठक से निकलते हुए आए, और किस तरीके से कोशिश यही है कि कहीं भी किसी भी तरह की जो परेशानी है वो आम नागरिकों को ना हो। और वहीं आज का दिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश और देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का नया रनवे भी है। और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले तमाम क्षेत्रों पर व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। आप बता दें इसके उद्घाटन से पहले पीएम ने कहा है कि इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर भी भीड़भाड़ कम होगी। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था। और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है। और आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही है, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है।
जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये दोनों हवाई अड्डे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, जेवर। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे जेवर एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे ये विकास का एक नया रनवे तैयार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और ऐसे में कैसे व्यवसाय की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए या फिर कनेक्टिविटी की, कैसे ये मील का पत्थर साबित होने वाला है एयरपोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेवर को उस जगह के तौर पे चुना गया है जहां पर दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है वहां का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। पहला एयरपोर्ट केवल दिल्ली आईजीआई जो एयरपोर्ट है वही था, लेकिन अब ये दोनों एयरपोर्ट साथ में मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे। यानी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी एक तरह से रीच हो चुकी थी, उसको कम से कुछ कम करने के लिए जेवर का एयरपोर्ट काम आएगा। कार्गो से लेकर जो पैसेंजर प्लेन्स है वो अब यहाँ पर डाइवर्ट किए जा सकेंगे और एक तरह से जो कैपेसिटी जो मैक्सिमम पे पहुँच चुकी थी दिल्ली एयरपोर्ट की, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में दिल्ली एनसीआर की जेवर का एयरपोर्ट मदद करेगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आया करेंगी, कार्गो के प्लेन्स आया करेंगे। एक तरह से इंडस्ट्री हब इसको बनाया जा सकेगा। आसानी रहेगी कि जितना यहाँ पर ज़मीन मौजूद है उसको देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र की, और इसे ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि जो आसपास के राज्य है वहाँ से भी लोग आसानी से इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए आ जा सकेंगे। आप जिस तरह से 4 फेजेस में एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर पर ईयर यानी कि हर साल इसकी कैपेसिटी रहेगी, जो बढ़कर तकरीबन 5 करोड़ हो जाएगी। अब अगर रनवेज की बात करें तो शुरुआती तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 3900 मीटर का एक रनवे यहाँ पर रहेगा, जिसमें बड़े प्लेन भी टेक ऑफ कर सकेंगे, यानी कि जो सबसे बड़े कार्गो प्लेन है वो भी उड़ पाएंगे। और जो फेज़ 4 तक यहाँ पर दूसरा रनवे भी इनॉग्रेट हो जाएगा जो 4000 से ज़्यादा मीटर का होगा, यानी कि उसमें भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक तरह से फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट बनाया गया है, सस्टेनेबल एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं की गई है कि कम से कम बिजली की खपत हो, नेचुरल लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए टाटा पावर द्वारा। तो ये सभी यहाँ पर जिस तरह से एक तरह से अरेंजमेंट किए गए, ना सिर्फ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ावा देंगे बल्कि रोज़गार में एक बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एयरपोर्ट के पास मूव होती है और इससे कई सारे रोज़गार के जो अवसर है वो लोगों के लिए पैदा होंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए एक बड़ा फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। जो कनेक्टिविटी है ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम वो ज़िले। लेकिन इसके साथ साथ अक्षय, अगर देखा जाए क्योंकि पिछले 1 दशक में जिस तरीके से हमने देखा है एयरपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क भारत ने जिस तरीके से तैयार किया है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जब एक नया एयरपोर्ट यहाँ खरा उतरता हुआ अब नज़र आ रहा है, किस तरीके से जो निवेशक हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प जो है ये साबित होता हुआ नज़र आएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस लिहाज से भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, निवेशक कुछ चीज़ें देखते हैं, कनेक्टिविटी जिसमें से एक प्रथम चीज़ रहती है।
अगर आपको ट्रेड किसी रीजन में करना है तो वहाँ पर किस तरह से, और स्पेशली अगर लैंडलॉक्ड एरियाज़ की बात की जाए, क्योंकि अगर आपके पास पोर्ट है तो वहाँ पर आप शिप्स ला सकते हैं, लेकिन अगर लैंडलॉक्ड एरिया यानी कि जहाँ पर समुद्री तल नहीं है, जहाँ से जहाज़ नहीं आ सकते, वहाँ आप किस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे, किस तरह से आप इंडस्ट्री को फैलाएंगे, क्योंकि बहुत दूर से माल लाने ले जाने के लिए भी खर्चा होता है, इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं। तो ऐसे में जेवर में जब एयरपोर्ट आता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल कार्गो यहाँ पर लैंड कर सकता है, इंटरनेशनल हब्स यहाँ पर बन सकती है। हमने देखा है सैमसंग से लेकर AK की जो राइफल्स बनती है वो उनके प्लांट सब उत्तर प्रदेश में लगने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में एयरपोर्ट के आने के बाद, एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद में एक बड़ा उछाल हम देखेंगे कि यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड में, पर कैपिटा इनकम में और एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल में, डेवलपमेंट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर और ज़्यादा इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, अपने प्लांट्स लगाना चाहेंगे ताकि अपना वो रॉ मटेरियल यहाँ पर सीधे ला पाए, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट करके विदेशों में ले जा पाए। और ऐसे में दिल्ली की अगर बात की जाए तो लैंड कंस्ट्रेंट दिल्ली में रहा है, यानी कि ज़मीन एक तरह से पूरी या फिर रिहायशी इलाके हो चुके हैं। बिल्कुल अक्षय, विकास की एक नई उड़ान जो है उत्तर प्रदेश के पास इस एयरपोर्ट के जरिए जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज हम देखेंगे। पहला चरण जो है उसका उद्घाटन करेंगे PM मोदी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आप बता दें इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल की राजनीति पे एक बड़ा भूचाल यहां नजर आ रहा है, एक बड़ी उथल पुथल एक बार फिर। दरअसल पूर्व PM KP शर्मा ओली को गिरफ्तार यहां पर किया गया है और खासतौर से आज सुबह जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, बालन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही जो एक्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जेएनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत का ये पूरा मामला था, किस तरीके से उन पर लगातार आरोप लगे थे और आज सुबह ओली के आवास से उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। तो बड़ी उथल पुथल नेपाल की राजनीति में। बिल्कुल, और इस राजनीति के पीछे की वजह अगर आपको बताएं तो जानकारी मिल रही है कि बालन शाह की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसी दौरान जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला भी लिया गया था। तो इस वक्त नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व PM KP शर्मा ओली को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री बनते ही बालन शाह का ये एक पहला और बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसके चलते कई छात्रों की मौत हो गई थी। और इसी को लेकर के KP शर्मा ओली को आज सुबह उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। तो नेपाल से इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जहां नेपाल की राजनीति के तौर पर देखा जाए तो इसे एक बड़ा कदम, बड़े भूचाल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को उनके आवास से सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे पहले अगर आपको बताएं तो बालन शाह के अध्यक्षता में यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई, इसमें एक रिपोर्ट सामने आई और इसको लेकर के KP शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया। जेएनजी प्रदर्शन की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत हुई थी और इसी से जुड़ी हुई ये गिरफ्तारी है। बिल्कुल, तो नेपाल में हमने देखा किस तरीके से बालन शाह नए प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक्शन में भी यहाँ नजर आते हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले अगर बात की जाए, जेएनजी जो है उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद कई छात्रों की मौत वहां पर हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। अलग अलग जगहों पर हिंसा की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी और ऐसे में कहीं ना कहीं
ये लगातार बात सामने निकल कर आई थी कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से नाकाम रहा था, सरकार जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रही थी। अगर चाहते तो शायद स्थिति शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन वहां पर सरकार की नाकामी नजर आई। और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग जगह नेपाल की अगर बात की जाए, आगजनी और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आई थी, और उसके बाद आज एक ये बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। और खासतौर से जेएनजी प्रदर्शन के दौरान हमने देखा था कई छात्रों की मौत हुई थी, और लगातार एक ऐसा तबका था जो कि केपी शर्मा की यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। लेकिन आज खासतौर से हमने देखा जब बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं और पहली कैबिनेट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर उन्होंने लिया। और काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? पूर्व पीएम जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, आज सुबह काठमांडू वैली की पुलिस टीम 5 बजे ही गई हुई थी भक्तपुर। वहां से उन्होंने केपी शर्मा ओली को अरेस्ट किया और साथ में ही आज होम मिनिस्टर लेखक को भी अरेस्ट किया गया। एक हफ्ते इधर ही आपकी देखें कार्की की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी पीएम सुशीला कार्की को और प्रेसिडेंट को, जिसमें गवर्नमेंट को ठहराया गया था जिम्मेदार कि उनकी नेग्लिजेंस के कारण जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ। और इवन नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है, अनुसंधान प्राधिकरण यहाँ पे, उसको जिम्मेदार ठहराया गया कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अच्छे से काम नहीं किया। अगर उन्होंने थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लिया होता, टिकटॉक पे इतनी बातें हो रही थी, डिस्कॉर्ड पे इतनी बातें हो रही थी, अगर उन्होंने संज्ञान लिया होता तो शायद जेएनजी प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। पुलिस थी उस समय, प्रोटेस्ट के दौरान थी, मगर ज्यादा तादाद में लगाई जा सकती थी। और बच्चे जितने उनकी मौत हुई उसी दिन, 17 बच्चों की उस दिन ही मौत हो गई, तो वो अवॉइड किया जा सकता था। तो नेग्लिजेंस के कारण ओली को, लेखक को और इवन आईजी को गिरफ्तार करने की बात की गई है। और उनकी अगेंस्ट क्रिमिनल कोड का केस चलेगा, जिसके तहत 3 साल की कैद और 30,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। जी, और श्वेता तो देखिए, जितनी भी राजनीतिक उथल पुथल हमने नेपाल में इन दिनों देखी है, सत्ता परिवर्तन की बात हो, केंद्र में जेएनजी ही रही है। और शायद यही वजह मानी जाए क्या कि बालन शाह जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया इस तरह से, जो जेएनजी को लेकर के प्रभावित हुए थे जेएनजी, उसके खिलाफ ही कदम उठाया गया। देखिए, जब ये आरएसपी को इतना बड़ा मैसिव मैंडेट मिला, उसी समय जनता को लग गया था कि अब जिस पे गाज गिरेगी वो है ओली, क्योंकि ओली के नेतृत्व में ही जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ, करप्शन के विरोध में हुआ और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बहुत सीरियसली अगर उस समय लिया गया होता तो शायद ये नहीं होता। इस कारण से ये बात तय थी कि जैसे ही बालन प्रधानमंत्री पद पे आएंगे, सबसे पहला जो होगा वो इंक्वायरी कमीशन, जो कार्की इंक्वायरी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट पे अमल किया जाएगा। और सारी मिनिस्ट्री अपने लेवल पे कमीशन बैठाई हुई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना कर रही थी, होम मिनिस्ट्री का चल रहा था। तो ये तय था कि गिरफ्तारी होनी है। तो इसमें देखिए, जेएनजी प्रोटेस्ट में जेएनजी कोर में थे, क्योंकि वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति ही पूरे अभी बालन जो बने हैं वो उस युवा शक्ति की प्रेरणा से बने हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने भी देखा कि अरे मेरे बच्चों का तो भविष्य नहीं है। तो उसको लेकर के सारे लोगों ने आरएसपी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया। तो ये उम्मीद थी कि ये होना है। जी बिल्कुल श्वेता, और उसी तरह की जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो भी हमने देखा, जो कार्रवाई है की गई, और एक बड़ी कार्रवाई जिसकी वजह से एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल जो है नेपाल में फिलहाल नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। तो खासतौर से नेपाल की अगर बात की जाए, देखा आपने किस तरीके से एक बड़ी उथल पुथल नजर आई, और संध्या लगातार इस तरह की जो मांग है वो भी की जा रही थी। और कहीं ना कहीं बालन शाह, क्योंकि उन्होंने अब नए प्रधानमंत्री बने, जनता से वो वादे भी किए थे और उसी वजह से उनको पूरा भी किया। और उन वादों के साथ साथ देखिए, जो घोषणा पत्र होते हैं और उसमें जब आप वादे करते हैं तो फिर जब आप सत्ता में आते हैं तो शायद इस तरह के परिणाम सामने आते हैं कि आप कैसे एक्शन लेते हैं, और जिन शर्तों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ आप चुनाव मैदान में हैं, तो फिर उन्हें पूरा करते हुए नजर आते हैं या नहीं। ये एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, और घोषणा और चुनावों की बात की जा रही है तो हम बात कर लेते हैं उन राज्यों की भी जहां पर आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी बात करते हैं जनादेश की। तो जनादेश 2026 में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल और असम में आज बड़ा सियासी वार होने जा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज डबल चुनावी अटैक करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, और डबल इसलिए देखिए, पहले वो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट जो है वो उसको पेश करेंगे। इस चार्जशीट में राज्य सरकार पर आपको बता दें, कटमनी शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निकाय और ठेका घोटाले, राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था, इसके साथ साथ बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और निष्पक्ष पुलिस तुष्टीकरण की राजनीति, सीबीआई ईडी की जांच में टकराव, धार्मिक आधार पर फैसले, तमाम ऐसे बड़े आरोप हैं। एक अच्छी खासी फहरिस्त है जो आरोपों की सूची है और एक तरीके से चार्जशीट ये, जिसमें आज कहीं ना कहीं अमित शाह इस पर लगातार हम देखेंगे किस तरीके की ललकार उनकी होगी। और बीजेपी इस कदम के जरिए चुनाव से पहले ममता सरकार को पूरी तरीके से घेरने की जो रणनीति है उस पर काम कर रही है और उसका जो असर है देखने को मिलेगा। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि संध्या असम में भी यही स्थिति होगी। बिल्कुल, तो असम के गुवाहाटी का अपडेट भी आपके साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि गुवाहाटी की सड़कों पर भी आज सियासी ताकत का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, जब अमित शाह ने भव्य रोड शो करेंगे और साथ ही साथ हजारों समर्थकों की भीड़, पार्टी के झंडे और नारों के बीच ये रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में अपनी मजबूत पकड़ का एक संदेश देने की कोशिश की है। गुवाहाटी में उमड़ी भीड़ को पार्टी अपने बढ़ते जनाधार के संकेत के तौर पर पेश कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे रोड शो का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं होता बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना, संगठन की ताकत दिखाना और विपक्ष पर दबाव बनाना भी होता है। और वही स्थिति लगातार हम यहाँ देख भी रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ असम, पश्चिम बंगाल में भी पूरी रणनीति के साथ बीजेपी जो है वो इस चुनावी मैदान में नजर आती है। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन जो है रोड शो के जरिए होगा, तो दूसरी तरफ आरोपों की जो एक लंबी सूची है, चार्जशीट जो है, वो उस पर भी हम देखेंगे किस तरीके से मुखर होते हुए नजर आएंगे अमित शाह। और इससे पहले भी मुकुल हमने देखा था कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी एक बड़ा रोड शो किया था। जी, और लेकिन ममता बनर्जी की अगर खासतौर से बात की जाए इस चुनाव में, उनके क्या कुछ फोकस हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं, क्योंकि लगातार जो उन्होंने जिस तरीके का एक रोड मैप दिया था, उनका कहना था कि हम उत्तर बंगाल को वापस जीतना चाहते हैं। नॉर्थ बंगाल आउटरीच अभियान को लेकर एक फोकस जो है उनका नजर आया है। और खासतौर से हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि 10 प्रतिज्ञा पूरा करने का एक वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था। उसमें खासतौर से अलग अलग जो योजनाओं की बात भी कही गई थी, कल्याणकारी योजनाएं हैं। हालांकि केंद्र की जो योजनाएं उनको मानने से वो गुरेज करती हैं, लेकिन अपनी अलग कल्याणकारी योजनाओं की बात भी वो करती हैं। और खासतौर से बाहरी वर्सेस भीतरी का एक हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति है वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा बंगाली अस्मिता का जो है वो लगातार उठाते हुए आई हैं। हालांकि आरोप जो हैं उनसे भी उनके लिए बचना मुश्किल हुआ था पहले। चाय बागान और महिला वोटर को भी कहीं ना कहीं साथी नजर आएंगी इस फोकस के जरिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार और ईसीआई भी ममता बनर्जी के निशाने पर है, यानी कि जब वो चुनाव प्रचार करने निकल रही हैं तो वो केंद्र सरकार को कोसने में भी पीछे नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ममता के भतीजे और टीएमसी के चर्चित चेहरे अभिषेक बनर्जी के चुनावी फोकस पर भी एक नज़र डालें। अगर इसे समझें तो पारंपरिक राजनीति से वो अलग नज़रिया रखते हैं और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर उनका खास तौर पर जोर है। डेटा मैनेजमेंट का सहारा लेते हुए अभिषेक बनर्जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि चुनाव में वो किन प्रमुख बातों के साथ, बिंदुओं के साथ मैदान में है उसे देख लेते हैं, क्योंकि चुनावी फोकस जो है उनका वो केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाने का है। यानी कि इस बार टीएमसी जिस तरह से चुनाव मैदान में है तो टीएमसी के केंद्र में केंद्र है और ईसीआई है। युवा साथी जैसे योजनाओं का प्रचार भी यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपना गढ़ सुरक्षित रखने पर जोर रहेगा टीएमसी का। और साथ ही नंदीग्राम की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक खास नज़र भी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा डायमंड हार्बर मॉडल का जो विस्तार है उसकी बात भी सामने आई थी और कहीं ना कहीं SC/ST को साधने की कोशिश भी की जाएगी। वोट बैंक जो लगातार लग रहा था उसमें सेंध लग रही है, कम हो रहा है, कैसे उसको रोका जा सकेगा, इसके लिए लगातार कहीं ना कहीं फोकस नजर आता है टीएमसी का और अभिषेक बनर्जी का भी। इसके अलावा अगर बात की जाए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, उन्होंने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल मजबूत है और पार्टी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विशेष रूप से कहा कि जेनजी और महिला वोट भाजपा के पक्ष में है।
और आपको बता दें हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दत्ता कोलकाता से, अश्विनी मिश्र गुवाहाटी और नीरज त्रिवेंद्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहूंगा, अगर आज का जो दिन देखा जाए काफी महत्वपूर्ण, अमित शाह आज नजर आएंगे ममता के गढ़ में, कहीं ना कहीं उनको ललकारते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ खास रणनीति जो है वो अब अपनाएंगी ममता बनर्जी? ये आज जो चार्जशीट पेश करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह, उस चार्जशीट में ममता बनर्जी के 15 साल के जो शासन है उसके 14 जो ऐसे मुद्दे हैं, उस 14 मुद्दे पर आने वाले चुनाव पर ममता सरकार को घेरने वाला है बीजेपी, और उन्हीं 14 मुद्दे का उल्लेख होगा इस चार्जशीट में। भ्रष्टाचार और घोटाला में आप शिक्षक घोटाला, राशन घोटाला, जो और भी सारे घोटाला है, जब 100 दिनों का रोजगार का जब नाम मनरेगा था उसमें घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना तो घोटाला का जो लंबी लिस्ट है, उसके बाद कुशासन, प्रशासनिक अराजकता, जो आईन श्रृंखला की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो गिरावट हुई है वो सारी बात, चाय बागान में जो उपेक्षित है, चाय जो टी गार्डन जो वर्कर्स है जो उपेक्षित है उनकी बातें है इसमें, और सब मिलाकर ऐसी 14 बातें हैं जिस 14 मुद्दे को लेकर कई वर्षों, पिछले 5 वर्षों से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी पर हमलावर है। तो इन सारी बातों को लेकर ममता सरकार का क्या जवाब होता है, ममता बनर्जी के पार्टी का क्या जवाब होता है, उस पर नजर होगा। लेकिन गृह मंत्री, स्वराष्ट्र सचिव जब खुद इन 14 मुद्दे पर टीएमसी को कटघरे में खड़ा करेंगे चार्जशीट के जरिए, तो ये स्वाभाविक है कि ये जो प्रोग्राम है, उससे बीजेपी जो वर्कर्स है वो काफी उत्साहित है, और यही बातें वो चुनाव में भी बोल रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, और यही वजह है शायद कि गृहमंत्री अमित शाह आज जब बंगाल पहुंचेंगे तो वो जनता के सामने ही चार्जशीट रखते हुए नजर आएंगे। रुक कर लेते हैं असम का भी, क्योंकि गुवाहाटी से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, असम की अगर हम बात की जाए तो किस तरह का चुनावी माहौल देख पा रहे हैं? जेनजी को साधने की बात हो, महिला मतदाताओं को साधने की बात हो, किस तरह के सुगबुगाहट, किस तरह की चुनावी सरगर्मियां हैं यहाँ पर? जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो असम में चुनावी प्रचार रोज हर प्रतिदिन जैसे जैसे बीत रहा वो काफ़ी तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह जो है यहाँ गुवाहाटी भी पहुँचेंगे। गुवाहाटी शाम 5 बजे के आसपास वो गुवाहाटी सेंट्रल में वो रोड शो करेंगे, और गुवाहाटी सेंट्रल के अलावा अगर देखें तो ये पूरे वो गुवाहाटी में आज रात्रि प्रवास भी करेंगे। रात्रि प्रवास करके यहाँ पर जो संगठनात्मक चर्चा है, जो रणनीतिक चीज़ें हैं बीजेपी की आने वाले दिनों में, वो उस पर विमर्श करेंगे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से। अगर चुनाव की बात करें तो इसके बाद आने वाले दिनों में इसके अभी भी यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, भाजपा के कई केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बासुरी स्वराज यहाँ पर मौजूद हैं। आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। सर्बानंद सोनोवाल लगातार बराक वैली से लेकर पूरे असम के इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का आने वाले दिनों में 31 तारीख को कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1 तारीख को यहाँ पर 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार में काफ़ी रणनीतिक बढ़त ले रखी है, चाहे वो प्रत्याशी घोषित करने हो, चाहे वो सीट शेयरिंग का फार्मूला हो, चाहे वो प्रचार हो। धुआंधार प्रचार भाजपा यहाँ पर कर रही है, हर दिन उसको नया धार दे रही है। जिस तरीके से आप जेनजी और महिलाओं की बात कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब आधी आबादी यहाँ पर एक बहुत बड़ी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं मात्र सकारात्मक वातावरण होता है, महिलाएं लीड करती हैं, लेकिन महिलाओं का जो सशक्तिकरण था वो नहीं, उतना ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पर असम सरकार ने महिलाओं के लिए अरुणोदय एक योजना, जिसको अरुणोदय कहते हैं, अरुणोदय योजना की शुरुआत की है, जिसमें 1250 रुपये हर महिला को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, और उनके घर में अगर 4 व्हीलर गाड़ियाँ नहीं है और घर में कोई नौकरी नहीं है, तो इस तरीके की महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ये योजना लगातार चल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अश्विनी, अलग-अलग मुद्दे जाहिर तौर पर, लेकिन आज बड़ा रोड शो 4 महीनों का एडवांस दे दिया, और जी जो कि कहीं ना कहीं और मजबूती देते हुए नजर आएगा बीजेपी को। और नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिशूर से। नीरज, खासतौर से केरल की राजनीति की अगर बात की जाए, वहाँ थोड़ी सी हम कह सकते हैं राजनीति अलग तरीके से नजर आती है, साक्षरता क्योंकि ज़्यादा नजर आती है, उसी वजह से तुलनात्मक जो अगर देखा जाए जो वोटर है वो भी एक अलग दिशा में बढ़ता है। फिलहाल क्या कुछ अहम मुद्दे हैं उनको लेकर जो जनता है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन कैंपेनिंग की अगर बात की जाए क्या कुछ तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं वहाँ पर?
देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जीतोड़ कोशिश कर रही हैं और आप देखें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो प्रचार है वो काफी तेज इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद कल त्रिशूल पहुंच रहे हैं और एक बड़ा जो रोड शो है वो त्रिशूल में प्रधानमंत्री करेंगे उम्मीदवार के पक्ष में। और उसके बाद आप देखें कि उसका जो फायदा है, पार्टी का ये कहना है कि पूरे केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो तमाम उम्मीदवार है उनको फायदा होगा। आप ये सही कहा कि केरल की जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति होती है। यहाँ भावनात्मक जो मुद्दे हैं वो नैरेटिव तय नहीं करते, जनता के बीच में जाकर जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से जनता की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है, वो तमाम चीजें लोगों के जेहन में रहती है और उसी के आधार पर जो लोग हैं वो वोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी जो राज्य है वहां से केरल का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देगी, जोर शोर से और जो ढोल नगाड़े हैं वो नहीं सुनाई देंगे। जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी जो सभाएं हैं वो उसे अवॉइड करते हैं। और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जनता जानती है कि किस तरह की नीतियां। हालांकि इतना जरूर है कि 10 साल से लगातार आप देखें कि पिछले 40 साल से यूडीएफ और एलडीएफ लगातार सत्ता में रहे। पिछले 10 साल से जो एलडीएफ है वो सत्ता में है। तो एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे मोर्चे के तौर पर एक विकल्प जनता के सामने पेश किया है। हालांकि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के भी सामने है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो अभी भारतीय जनता पार्टी बनके उभर सकती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर केरल की कुछ सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की और जो अपना जो वोटिंग परसेंटेज है उसको उन्होंने बढ़ा लिया तो यहाँ का जो राजनीतिक गणित है उसको ये पार्टी बिगाड़ सकती है। तो उसी के लिए कोशिश लगातार की जा रही है और कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो इस बार चुनावों में जीत हासिल करेगी और एक नए विकल्प केरल में पेश करेगी। बिल्कुल नीरज, यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि चुनावी तपिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर पार्टी भी और उम्मीदवार भी अपने अपने जोड़ गुणा भाग में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का, नीरज, अश्विनी और सौरभ, आप तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो जाना आपने जनादेश में क्या स्थिति बनी हुई है, तपिश है, लेकिन सबसे ज्यादा संध्या अगर देखा जाए मजबूती कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को मिल रही है। क्योंकि अगर एक दशक की बात की जाए या इससे पहले शायद इतनी मजबूती इन तीनों राज्यों में देखने को नहीं मिली थी संगठन में, और वही मजबूती और वही तपिश है जिसके चलते जो चुनावी ऋण है और ज्यादा हम कह सकते हैं दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित की गई हैं। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं तकनीक से जुड़ी हुई, क्योंकि तकनीक भी रेल की रफ्तार से लगातार आगे भाग रही है और ऐसे में रेल और तकनीक दोनों ही कैसे कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये खबर साफ तौर पर दिखा रही है। दरअसल लोको पायलट की आंखों की पुतलियों पर बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए अब नजर रखी जाएगी। इस तरह की तैयारी की जा रही है और ड्राइवर की पलक बंद होते ही ट्रेन भी रुक जाएगी। कैसे हादसों में कमी लाई जा सकती है, इसको लेकर के रेल मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में ये एक बड़ी पहल है जहां भारतीय रेल ट्रेन हादसों को रोकने के लिए ऐसी तकनीक विकसित कर रही है जिसे लोको पायलट के 3 सेकंड पलक झपकने पर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। और चीन, जापान और यूरोपीय देशों की तर्ज पर अंतरिक्ष और एआई के बाद अब रेलवे बायोमेट्रिक्स तकनीक का सहारा लेने जा रही है। यानी कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैसे सफर को सुगम बनाया जा सकता है और हादसों को रोका जा सकता है, उसको लेकर के लगातार तकनीक की मदद ली जा रही है। बिल्कुल संध्या, रेलवे का सफर तो अच्छा होगा ही। इसके साथ साथ आपको बता दें, चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। खासतौर से 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो खुलेंगे और उसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ तो 23 अप्रैल को खासतौर से बद्रीनाथ धाम के भी जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे। और इस बार जो यात्रा है, माना जा रहा है कि तमाम जो श्रद्धालु इस यात्रा पर जाएंगे कुछ अलग अनुभव उनको होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर यही, जो चारधाम यात्रा है 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। पूरा सुव्यवस्थित ढंग से इस बार भी जो यात्रा है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संध्या, और अगली खबर आपको बताते हैं कि दांत कैसे बताएंगे पहचान। जी हां, अहमदाबाद के डेंटिस्ट ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो अब तक भारत में किसी ने व्यवस्थित तरीके से नहीं किया था। जी हां, करीब 5 साल तक देश भर में उन्होंने 37,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की और 23 राज्यों से सैंपल जुटाए और 2.2 लाख से ज्यादा दांतों का गहराई से अध्ययन किया। अब यह अध्ययन क्या बता रहा है? उन्होंने भारत का पहला फॉरेंसिक डेटाबेस तैयार किया है और ये पहल न सिर्फ विज्ञान के लिहाज से अहम है बल्कि आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब हादसों और अपराधों में पहचान की प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा मजबूत और सटीक हो सकेगी इसके माध्यम से। तो मुस्कुराइए, आपके दांत ही हैं आपकी असली पहचान, यानी कि आईडी कार्ड। और इसके साथ ही आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के मनी मंत्र की। क्या है आज का मनी मंत्र नया सवेरा में, वो आपको बता दें। आज आपको हम बता रहे हैं यूलिप के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं यूलिप जो आपके ये बीमा और निवेश का एक दोहरा लाभ आपको यहाँ प्रदान करता है। इसके ज़रिए एक ही योजना में जीवन बीमा और निवेश का समावेश हमें मिलता है। साथ ही प्रीमियम का हिस्सा बीमा शेष राशि बाजार में निवेश की जाती है और उसी के चलते आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। इक्विटी, डेट या बैलेंस फंड में निवेश का विकल्प इसके जरिए आपको प्रदान किया जाता है। पॉलिसी अवधि में फंड स्विच करने की सुविधा भी यूलिप आपको प्रदान करता है। इक्विटी, डेट या फिर बैलेंस फंड में निवेश का ये विकल्प देता है। इसके तमाम तरह के फायदे हैं जो आपको बता रहे हैं। एक ही योजना में बीमा भी है और निवेश भी है। पॉलिसी अवधि में फंड स्विच कर सकते हैं आप और इसके साथ साथ एक सुरक्षित निवेश भी किया जा सकता है जो आपको बीमा भी प्रदान करता है। 5 साल के लॉक इन पीरियड से अनुशासित निवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं खेल जगत की खबरों की, जानते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या है खास। तो आज से आईपीएल का रोमांच शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले क्रिकेट जगत में एक बार फिर रोमांच चरम पर है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस बार भी खिताब की जंग बेहद कड़ी होने की उम्मीद है, जहां अनुभवी सितारों के साथ युवा खिलाड़ी भी अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। पहले मैच में गत चैंपियन आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस सीजन में भी 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 70 लीग मुकाबले खेले जाएंगे जो देश के 13 अलग अलग राज्यों में वेन्यूज़ पर होंगे। सभी 10 टीमें जो हैं लीग स्टेज में 14-14 मुकाबले खेलेंगी और शीर्ष 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आज से T20 और आईपीएल का जो रोमांच है वो शुरू होने जा रहा है और
जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी खास तौर से, संध्या, उनको काफ़ी इंतज़ार रहता है IPL का। और इसीलिए ये जो रोमांच की हम बात कर रहे हैं तो वो आज बढ़ता हुआ 2 गुना होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, जैकब डफी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि गेंदबाजी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जोर आजमाइश की जा रही है। गौरव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज IPL का मैच की शुरुआत और रोमांच 2 गुना होता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ अपडेट आज का साझा करेंगे आप? बिल्कुल संध्या, IPL के 19वें सीजन की जो है वो शुरुआत होने जा रही है और मैं देखा था कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप का खुमार जो है वो देश में देखने को मिला था और अब IPL का जो खुमार है वो देश के जो क्रिकेट प्रेमी उन पर चढ़ेगा। और आज पहला मुकाबला जो है वो मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है, जो कि बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़े मुकाबले की, एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की यहाँ पर उम्मीद जो है वो की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड जो एक दूसरे के खिलाफ है, काफ़ी कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच होता रहा है, काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम जो है वो देखने को मिलते रहे हैं। तो आज अगर RCB की बात करें तो यहाँ पे बड़े चेहरे के तौर पर विराट कोहली होंगे और हम सब जानते हैं कि विराट कोहली जो है वो मौजूदा समय में केवल वनडे खेल रहे हैं। ऐसे में उनको IPL के लिए खुद को अपनी तैयारी करने का भी काफ़ी कुछ वक्त जो है वो यहाँ पर मिला है। तो RCB और सनराइजर्स हैदराबाद की तुलना करके अगर देखें तो RCB की जो बल्लेबाजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गहराई जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि विराट कोहली के अलावा फिल सॉल्ट यहाँ पे मौजूद हैं और फिर वहीं पर देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन कमी जो है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में दिखती है, क्योंकि जोश हेजलवुड जो कि उनके प्रमुख गेंदबाज हैं वो शुरुआती मैचों में RCB के साथ नहीं होंगे। तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार जो हैं उनके ऊपर पेस अटैक की काफ़ी कुछ जिम्मेदारी जो है वो रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर युवा खिलाड़ी कनिष्क चौहान के लिए भी काफ़ी कुछ करने को होगा, क्योंकि जिस तरह से ये एक ऑफ स्पिनर हैं और इन्होंने जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो रोमांच है वो जो नजर आएगा, जब हम देखेंगे किंग कोहली नजर आएंगे, माही नजर आएंगे, रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, ये एक अलग रोमांच IPL का जिसका सबको इंतजार रहता है। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि CSK के जो खिलाड़ी के तौर पर जब महेंद्र सिंह धोनी है तो उनका एक अलग रुतबा जो है वो टीम के साथ हमेशा दिखाई देता रहा है। और वहीं पर अगर रोहित शर्मा की बात करें तो वो मुंबई इंडियंस के साथ सामने होंगे, तो यहाँ पर उनके लिए भी काफ़ी कुछ अपने आप को एक सामने रखने के लिए होगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि अब जिन्होंने धोनी तो पूरी तरह से अपने आप को अलग कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन वो जो IPL लीग है उसमें ज़रूर खेलते आए हैं। तो जो क्रिकेट प्रशंसक हैं वो उनको आज भी अपने जहन में उनकी वही यादें जो हैं वो ताज़ा हैं और वो खुद देखना चाहते हैं कि किस तरह से धोनी जो है वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के भी अपने आप को न केवल एक, भले ही वो टीम के कैप्टन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह से लीड करते हैं, जिस तरह से अपने आप को सामने रखते हैं, एक फिनिशर के तौर पर भी उनकी अपनी भूमिका रहती है और टीम में उनकी जो मौजूदगी होती है वो CSK को कहीं ना कहीं एक अलग सा कॉन्फिडेंस देती है। तो ये सब जो तमाम बातें होती हैं वो जो क्रिकेट के फैंस हैं वो मैदान तक खींचने में काफ़ी ज़्यादा एक अहम किरदार जो है वो निभाती हैं। लेकिन इस सब के अलावा ये भी नजर रहेंगी कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो किस तरह से अपने आप को सामने रख पाते हैं। और आज से कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक युवा वर्ग है, जो क्रिकेट को एक अपने दिलो जान से चाहता है, उनके बीच एक बहस जो है वो अभी से तेज हो जाएगी कि प्लेऑफ के लिए कौन कौन सी टीमें जो हैं वो अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स हो या पंजाब किंग्स हो, ये टीमें जो हैं वो एकमात्र ये 3 ऐसी टीमें हैं जो अब तक खिताब को नहीं जीत पाई हैं। RCB भी इस कड़ी में थी, लेकिन RCB ने पिछली बार जीत करके चलेगा बल्ला और बढ़ेगा रोमांच भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए नए सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। आज क्या है खास, आगे देखते हैं। तो DD न्यूज़ की विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव के तहत आपको लिए चलते हैं रांची। जी हां, रांची और हजारीबाग में रामनवमी की धूम देखते ही बनती है, जहां परंपरा, आस्था और उत्सव का अनोखा संगम नजर आता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
झारखंड में रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरा वातावरण राममय हो जाता है। जगह जगह झांकियां और भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राजधानी रांची के साथ साथ हजारीबाग की रामनवमी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ 3 दिनों तक शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य जुलूस निकलते हैं। करीब 107 अखाड़ों की भागीदारी इस आयोजन को और भी विशाल और आकर्षक बनाती है। इस दौरान सड़कों पर धर्म, अध्यात्म और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। समाज के हर वर्ग के लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। खासतौर पर नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी इस पर्व की गरिमा को और बढ़ा देती है। झारखंड की रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है, जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली को जल्द ही अपनी फिल्म सिटी मिलने जा रही है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और प्रसार भारती के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में संकल्प उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, प्रसार भारती के सदस्य राजीव रॉय, DTDC के प्रबंध निदेशक और CEO सुनील अचिम्पाका उपस्थित रहे। प्रसार भारती और DTDC की योजना है कि फिल्म, टीवी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर भारत को दुनिया के शीर्ष क्रिएटिव सेंटर में बनाया जाए। इस योजना के तहत प्रसार भारती की उत्तर दिल्ली में खामपुर स्थित लगभग 486.70 एकड़ की जमीन का उपयोग किया जाएगा। ये जमीन पहले आकाशवाणी की हाई पावर ट्रांसमिशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब यहाँ की पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन बंद है और जमीन अधिकतर खाली पड़ी है। DTDC इस जमीन पर फिल्म, टीवी और मीडिया से जुड़े परियोजनाओं का विकास और निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। और इसका उद्देश्य न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देना है। इस फिल्म सिटी में इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर दिल्ली को क्रिएटिव अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जाएगा। इस साझेदारी के जरिए उम्मीद ये भी की जा रही है कि दिल्ली में नई फिल्म और मीडिया परियोजनाओं के लिए आकर्षक अवसर पैदा होंगे और यहाँ का क्रिएटिव माहौल और भी मजबूत होगा। प्रसार भारती और DTDC का ये सहयोग न केवल दिल्ली फिल्म सिटी को एक आधुनिक और क्रिएटिव केंद्र बनाएगा, बल्कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में नई प्रतिभाओं और निवेश के अवसरों को भी जन्म देगा। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं आपके शहर और आपके राज्य में मौसम के हाल पर।
फिलहाल के लिए आज नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर रोज की तरह संध्या आज की इन खास तस्वीरों के साथ छोड़ के जाएंगे दर्शकों को। बिल्कुल, हम खास तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं ताकि रंग बिरंगे बोगेनविला फूलों की तरह आप भी मुस्कुराते रहें। जी हाँ, इसे कागज के फूल भी कहते हैं और इन दिनों मौसम ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली है, तो आप इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का आनंद लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।